जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जाती है। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक है, चलें आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। ठीक है, जो आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 के लिए, एग्ज़ाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो आपके पेपर का नाम रहेगा अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यता। अच्छा सर जी, ये पेपर का नाम क्यों है? देखिए, पेपर का नाम ये आपका रहेगा जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है प्रवेश पत्र कॉलेज से, तो ये पेपर का नाम लिखा रहता है, इसके आगे आपका डेट लिखा रहेगा कि इस पेपर का एग्ज़ाम कितने तारीख को है। ठीक है, ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास 3 है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर आपको दे चुका हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, जा करके इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा मॉडल पेपर 3 को। उसके बाद दोनों मॉडल पेपर आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्लासेस हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए सॉल्व कराया है, तो उसको भी जिनका लिखित एग्जाम है वो देख लेंगे। ठीक है, चले अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो इनके पेपर का नाम है कॉन्सेप्ट डिफिनीशन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की अवधारणा, परिभाषा और स्रोत। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका पेपर कोड है AAC 101। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा दोस्तों, ये टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स मिला करके 100 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपको नोट्स दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री में कहाँ मिलता है? तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग PDF डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और अपने कॉलेज से संबंधित अपडेट पाने के लिए भी आप लोग PDF टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे रिवीजन भी होता रहेगा, और जितने इसमें नोट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल फ्री में आप सभी को उपलब्ध है, 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, चले तो बिल्कुल फ्री है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF है। और देखिए, आपकी कॉलेज से जो भी अपडेट आता है तो उसे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको आपके कॉलेज से संबंधित जो भी अपडेट रहता है उसको तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें, देखिए, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अच्छा सर जी, इस बार तो लिखित एग्जाम होने वाले हैं लगभग 70% कॉलेज में। बिल्कुल, देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ होगा, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, और आपका इसमें है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो अलीगढ़ में है। ठीक है, चलें और यहाँ पर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे इस बार एग्जाम। तो आप लोगों की क्लास कंटिन्यू है, जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस क्लास को भी आगे शेयर करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता है यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो उन्होंने पहले कहा था कि लिखित एग्जाम होगा, लेकिन अभी 3 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आया है, मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चले जो अलीगढ़ में है। चले, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक काल से। अब हड़प्पा सभ्यता में कुछ प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके, जो मैं की पॉइंट पढ़ाता हूँ, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कैसे बनते हैं सर जी? देखें, हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात तो आप जान गए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर जी, यह कांस्य युग की सभ्यता थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता कैसी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी पाने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, चलें
अच्छा, ये सभी आपके जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका, कौन सा वेद प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए, इसमें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, अर्धनगरीय सभ्यता थी या फिर अर्धनगरीय सभ्यता थी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? कुल, जन, विश्व या फिर ग्राम? वैदिक समाज की बताइए, आप सभी लोग बताइए। बिल्कुल, वैदिक समाज की जो मूल इकाई थी वो कुल थी। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब यहाँ नोट्स दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार या कुल थी, ठीक है। परिवार का मुखिया पिता होता था वैदिक समाज में, जिसे कुलप कहा जाता था, ठीक है। वैदिक समाज से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं। कौन कौन सी खास बातें हैं, चलिए जानते हैं। देखें, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आपके एग्जाम में पूछता है वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैदिक समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, ठीक है। दादा, नानी, नाती, पोता आदि के लिए एक ही शब्द यानी नृत्य का प्रयोग होता था, ठीक है। चलिए, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। चले आगे आप लोग ध्यान रखेंगे, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। वैदिक समाज में अतिथि सत्कार की परंपरा का बहुत महत्व था। वैदिक समाज में अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। वैदिक समाज में शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है भैया? प्रश्न नंबर 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन वैदिक वांग का अंग नहीं है? बताइए, वैदिक वांग का अंग कौन सा नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जो पुराण है ये वैदिक वांग का अंग नहीं है। अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद ये वैदिक वांग का अंग है, ठीक है। चलें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति किसकी दो पुत्रियां कहा गया है? तो यह प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था, ठीक है। ऐसे प्रश्न को पूछा जाएगा कि वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामणी कहा जाता था। इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखें, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्रामणी को राजा द्वारा गांवों के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता था। ग्रामणी को सरकारी मुलाजिम माना जाता था। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? गाय को। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, वैदिक संस्कृति में कुल कितने पुरुषार्थ हैं? वैदिक संस्कृति में कुल 4 पुरुषार्थ हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, वैदिक संस्कृति में कुल 4 पुरुषार्थ हैं, तो कौन कौन से हैं? चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखें, वैदिक संस्कृति में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। इन्हें ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखें, जैन धर्म के, ठीक है, चलें, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलपुर भारत में हुआ था, ठीक है। कुंडलपुर गांव में, हमारे देश भारत में, ठीक है। चलें,
12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत की प्राचीनतम लिपि है। तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और जो ब्राह्मी लिपि है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता था। तो ब्राह्मी लिपि जो होती थी, इसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है, देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की। तो अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने देवनाम प्रिय उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, चले 15 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र संबंधित है वरुण से, विष्णु से, इंद्र से या फिर यम से। तो सर्वाधिक मंत्र इंद्र से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है। चले 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो इसमें जो आपका वाजसनेयी है, ये आपकी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन है, वाजसनेयी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया है। देखें, वाजसनेयी संहिता शुक्ल युग की एक संहिता है। शुक्ल युग की दूसरी प्रमुख संहिता मध्यदीन संहिता। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता या मध्यदीन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में हमारे देश को इंडिका संबोधित किया यूनानियों ने, अरबवासियों ने, ईरानियों ने या फिर तुर्कों ने। किसने इंडिया संबोधित किया हमारे देश भारत को। तो जो ईरानी थे, इन्होंने हमारे देश को इंडिया संबोधित किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक केंद्र था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सर्वाधिक लोकप्रिय केंद्र, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। प्रश्न नंबर 19 है आपका, आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है सर जी। मेगास्थनीज सेलुकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मेगास्थनीज है यह किसका राजदूत था। तो ये सेलुकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। ठीक है, साल 302 ईसा पूर्व में ये सेलुकस ने मेगास्थनीज को भारत में मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत की दो प्रमुख नदियों सिंधु और गंगा का भी वर्णन किया। मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो जो कौटिल्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, चलें 24 नंबर प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में, जातक कहानियों में, अष्टाध्यायी में या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले स्तूप शब्द का जो शब्द है, सबसे पहले, ठीक है, स्तूप शब्द है सबसे पहले ये ऋग्वेद में मिला था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 24 का। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, स्तूप शब्द का पहला ज्ञात उल्लेख अशोक के निगाली सागर स्तंभ पर मिलता है। ठीक है, जो स्तूप शब्द है ये
ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। लेकिन अगर शिलालेखों की बात करें तो स्तूप शब्द का शिलालेखों की बात करते हैं अगर स्तूप शब्द का, तो सबसे पहले ये अशोक के शिलालेख निगाली सागर स्तंभ पर मिलता है। ठीक है, यह स्तंभ पाली में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। स्तूप शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन पाली भाषा में इसका मतलब राख का ढेर है। ठीक है, स्तूप शब्द का मतलब पाली भाषा में क्या है? राख का ढेर। प्रश्न नंबर 25 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। किससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता? आदि ऐतिहासिक युग से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले कई सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बहुत ही ध्यान से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में कौन कौन से हैं? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो आता है, हड़प्पा आता है, कालीबंगा आता है, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं। ठीक है, देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले निवासी थे, ये अपने घर को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो ये अपने घर को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख है, पकी मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या फिर ये तीनों? बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पूछा है, तो प्रमुख स्रोत अगर पूछेगा तो पुरातात्विक खुदाई होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी सन 1921 में हुई थी, 1921 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान से देखिएगा इसे। हड़प्पा सभ्यता की खोज साल 1901 में हुई थी। ठीक है सर जी, इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 से और 1922 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। अच्छा सर जी, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। तो मृद भांड क्या है सर जी? अच्छा चलिए, आपको देख लीजिएगा आप लोग नोट्स, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक है अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांडों में काले रंग की आकृतियां होती हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से जुड़े माने गए हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की जो सभ्यता है उसको जानने का मूल स्रोत क्या है? तो बर्तन हो गए, जेवर हो गए, हथियार और औजार, ये सभी। ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता के जानने के लिए ये मूल स्रोत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, या फिर लौह युग की? बिल्कुल साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युग की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। 31 नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये मोनालिसा
लियोनार्डो दा विंची की कृति है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी मोनालिसा क्या है? चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखें, मोनालिसा इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कृति है। यह पेंटिंग, ठीक है, जो मोनालिसा है यह एक पेंटिंग है, 1503 से 1519 के बीच बनाई गई थी, ठीक है। इसे बनाने में लियोनार्डो को 4 साल लगे थे। यह फ्लोरेंस इटली के लूवर संग्रहालय में है, ठीक है, वहाँ पर रखा गया है। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये। तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वास्को डी गामा, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? तो सबसे पहले संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले फर्डिनेंड मैगलेन थे, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, द्रविड़ शैली का जीवंत नमूना है, कौन है? बिल्कुल, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। चले, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का जीवंत नमूना है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली का जीवंत नमूना तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में स्थित है, ठीक है। देखें, यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसे चोल शासक राजराज ने बनवाया था। यह दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो राजराज प्रथम ने या फिर राजराज ने बनवाया था, ठीक है। राजराज जो थे ये चोल शासक थे, ठीक है, चोल वंश के। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, देव शैली यक्ष नाग शैली है, तो यह जो शैली है कौन सी शैली है? बिल्कुल, बौद्ध चित्रकला है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है, सबसे पहले चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद में ये प्राप्त होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर में तैयार की गई रंग वाला चित्रकारी किस शैली की श्रेष्ठ रचना है? तो यह दक्कन शैली की श्रेष्ठ रचना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, गुर्जर शैली कहा जाता है? तो गुर्जर शैली गुजरात शैली को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गुर्जर शैली को मारू गुर्जर शैली या नटेशा शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, अजंता में गुफाओं के प्रकार हैं। अजंता में कितने प्रकार के गुफाएं हैं? बिल्कुल, चैत्य गुफा और बिहार गुफा दोनों हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकला की दिशा में किस शैली का प्रथम स्थान है? तो वह प्रथम स्थान, ठीक है तो वह है, कौन है? तो वह जैन चित्रकला शैली है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 या 43 नंबर है, वास्तुकला की नागर शैली किससे विकसित हुई? तो यह हिमालय के विंध्य से हुई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो यह मूल आधार जैन धर्म का था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 है आपका, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? बताइए, जो भगवान महावीर थे इनको ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल, वर्धमान नाम था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, किस राज्य में फोंडो बौद्ध मठ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 47 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया भैया आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है तीसरी बौद्ध संगीति को किसने आयोजित करवाई थी? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, की पॉइंट हमेशा याद रखेंगे।
तीसरी बौद्ध संगीति मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पूछता है आपके एग्जाम में। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगल्लीपुत्र तीसरे ने की थी। ठीक है, यह संगति 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 48 है, 48 नंबर। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। सांची के स्तूप का निर्माण करने वाले सम्राट अशोक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। बिल्कुल, जो देखिए गौतम बुद्ध भगवान को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 4 में। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर 3 था आपका, मॉडल 4 मॉडल पेपर नहीं आएगा। डायरेक्ट मैं एशियन हिस्ट्री BA फर्स्ट सेमेस्टर का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, 20 तारीख के बाद से आपके क्वेश्चन पेपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।